हेलो टू ऑल, माय नेम इज रिया माहेश्वरी। सो आज हम पढ़ने वाले हैं बायोमोलिक्यूल विच इज इन द क्लास 11। सो शुरू करते हैं। बायोमोलिक्यूल्स बायोमोलिक्यूल्स होता क्या है? सो एनी मॉलिक्यूल और कंपाउंड विच इज प्रेजेंट इन टिश्यू, ऑर्गन और एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज बायोमोलिक्यूल्स। मींस कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी कंपाउंड किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में या फिर किसी टिश्यू में, कोई भी सेल में, ऑर्गन में प्रेजेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं? बायोमोलिक्यूल्स। सो सेल है, ठीक है। सेल में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? लाइक क्रोमोसोम्स होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल होती है। एंड ये जो क्रोमोसोम है ये किसका बना है? डीएनए का बना है। एंड डीएनए किसका बना होता है? न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। सो न्यूक्लियोटाइड इज द बायोमोलिक्यूल, क्योंकि ये न्यूक्लियोटाइड कहाँ पे मिल रहा है? सेल में मिल रहा है। एंड सेल इज द लिविंग स्ट्रक्चर। समझ आया? नेक्स्ट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। Plasma membrane is made up of lipid and protein, and lipid is made up of fatty acids and glycerol, whereas protein is made up of amino acid. So fatty acid, glycerol and amino acid are biomolecules because it is present in living organism or living cell. Third is cell wall. Cell wall is made up of cellulose, and cellulose is made up of glucose. So glucose is biomolecule because glucose is present in living cell. So nucleotide, fatty acid, glycerol, amino acid, glucose, they all are biomolecules. समझ आया इतना? अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने देख लिया था ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मॉलिक्यूल दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम अ लिविंग सेल, टिश्यू, ऑर्गेनिज्म इज नोन एज बायोमोलिक्यूल्स। अब देखो, ये जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं इनको एनालिसिस कैसे करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि रियलिटी में ये किसी लिविंग टिश्यू में बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं? तो हम क्या करेंगे? केमिकल कंपाउंड्स का, इन्हीं बायोमोलिक्यूल्स का एनालिसिस करेंगे। So firstly, we take living tissue. Then we add trichloroacetic acid in it. Living tissue और ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड को हमने क्या किया? ग्राइंड कर दिया। जब हमने उसको ग्राइंड किया तो हमें क्या मिलेगा? एक थिक स्लरी मिलेगी। थिक स्लरी मीन्स एक थिक पेस्ट मिलेगा। उस थिक पेस्ट को जब हम स्ट्रेन करेंगे, मीन्स छानेंगे, किसी मसलिन क्लॉथ से स्ट्रेन कर सकते हैं या किसी फाइन कॉटन से स्ट्रेन कर सकते हैं। तो जब हम उसको स्ट्रेन करेंगे तो हमें फिल्ट्रेट मिलेगा। फिल्ट्रेट मीन्स जो स्ट्रेन होके नीचे आएगा उसको क्या बोलेंगे? फिल्ट्रेट बोलेंगे। जैसे हम चाय को जब स्ट्रेन करते हैं तो चाय चाय नीचे निकल जाती है, तो चाय क्या हो गई? फिल्ट्रेट हो गई। जो उसमें चाय पत्ती वगैरह रह गई वो क्या हो गया? रेटिनेट हो गया। तो सेम फिल्ट्रेट जो स्ट्रेन होके नीचे निकल गया उसको फिल्ट्रेट बोलेंगे, जो ऊपर ऊपर रह गया उसको क्या बोलेंगे? रेटिनेट बोलेंगे। सो जो फिल्ट्रेट होते हैं वो कैसे होते हैं? एसिड सॉल्यूबल होते हैं। मीन्स कि ये एसिड में सॉल्यूबल होते हैं, ठीक है। बट जो रेटिनेट होते हैं वो कैसे होते हैं? एसिड इनसॉल्यूबल होते हैं। मीन्स वो एसिड में सॉल्यूबल नहीं हो सकते। अब जो फिल्ट्रेट है उनके कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। लाइक जो फिल्ट्रेट है वो बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स होंगे। मतलब कि वो साइज में, माइक्रो वर्ड हम यूज करते हैं जब उनका साइज बहुत छोटा होता है। तो ये कैसे है? बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं। मतलब इनका जो साइज है वो 80 टू 800 डाल्टन है, ठीक है। अब जैसे अमाइनो एसिड्स हो गए, नाइट्रोजनस बेस्ड हो गया, मोनोसेक्राइड्स हो गए, इन सब का जो साइज होता है वो 80 टू 800 डाल्टन के बीच में होता है। इसलिए ये किस में आ गए? बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स में आ गए। अब हम आते हैं रेटिनेट पे। रेटिनेट का साइज बड़ा होता है। जब साइज बड़ा है तभी तो वो स्ट्रेन नहीं हो पाए ना, ऊपर रह गए। तो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, इनका जो साइज होता है वो 10,000 डाल्टन से ज्यादा होता है। अब क्या क्या आ जाते हैं बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर? जैसे प्रोटीन्स आ गए, न्यूक्लिक एसिड आ गया, पॉलीसेक्राइड्स आ गए, इसमें लिपिड भी आ जाती है। रियलिटी में जो लिपिड होता है वो एक्चुअल में उसका साइज 80 टू 800 डाल्टन होता है। बट हम इसको रेटिनेट में एसिड इनसॉल्यूबल में इसलिए लेते हैं कि जो लिपिड है
वो क्या करता है, वो क्लस्टर फॉर्म में एक्यूमुलेट हो जाता है। जब क्लस्टर फॉर्म में एक्यूमुलेट हो जाता है तो वो कैसा हो जाता है, एसिड इनसॉल्युबल हो जाता है। जब क्लस्टर फॉर्म में है तो उसका साइज हमें बड़ा दिखता है, हमें 10,000 डाल्टन से ज्यादा दिखेगा, इसलिए हम इसको एसिड इनसॉल्युबल में ले रहे हैं। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब अभी तक तो हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एनालिसिस किया था, अब हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एनालिसिस करते हैं। हम इसमें क्या करेंगे, हमने कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म लिया, उसकी हम एश से एनालाइज कर सकते हैं कि उसमें और इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं। ऐश ऐश आपको पता होगा, हिंदी में उसको राख बोलते हैं, तो उसी से हम एनालाइज करेंगे। अब क्या करेंगे, हम स्मॉल अमाउंट में लिविंग टिश्यू को लेंगे, उसको वेट करेंगे और फिर उसको ड्राई कर देंगे। जब हम ड्राई करते हैं तो वाटर क्या हो जाता है, एवापोरेट हो जाता है। अब हम उसको इतना ड्राई करेंगे, इतना ड्राई करेंगे कि जो टिश्यू है वो फुली बर्न्ड हो जाए। जब फुली तरीके से बर्न्ड हो जाएगा तब हमें उसमें क्या मिलेगा, कि जितने भी अब बर्न हुआ तो एवापोरेट क्या क्या हो गया, जो कार्बन कंपाउंड्स थे उनका ऑक्सीडेशन हो गया और वो गैसियस फॉर्म में आ गए, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, वाटर वेपर्स बन गई, वो सारी तो रिमूव हो गई। अब जो रह गया रैमिनेंट बचा, उसको क्या बोलेंगे, ऐश बोलेंगे। जब हम उसको ऐश को एनालाइज करेंगे तो हमें उसमें बहुत सारे इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स मिलेंगे, लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस एक्सेट्रा। ठीक है ना, इतना समझ आया। तो हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एनालिसिस एश टेक्निक से करेंगे। ठीक है। अब आते हैं मेटाबोलाइट्स पे। मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, मेटाबॉलिट्स के जो भी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको क्या बोलेंगे, मेटाबोलाइट्स बोलेंगे। अब बात आती है कि मेटाबॉलिट्स क्या होता है। मेटाबॉलिट्स आर केमिकल रिएक्शन विच इन्वॉल्व्ड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज मेटाबॉलिट्स। मींस कोई भी केमिकल रिएक्शन किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रही है, उसके सेल्स में हो रही हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिज्म बोलेंगे। तो कोई भी सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बना, तो ये सबस्ट्रेट, प्रोडक्ट, ये सारी चीजें जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो रही है, उन्हीं को क्या बोलेंगे, मेटाबोलाइट्स बोलेंगे। इतना समझ आया कि मेटाबोलाइट्स क्या है। Metabolites are those substrate and product which involve in metabolic activities are known as metabolites. ठीक है। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ मेटाबोलाइट्स। सो टू टाइप्स के मेटाबोलाइट्स होते हैं, दैट इज प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स आर दोज मेटाबोलाइट्स which are organic compound which required for metabolic process, and these metabolic process are very basic, means कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, जो मेटाबॉलिक प्रोसेस करवा रहा है, एकदम बेसिक मेटाबॉलिक प्रोसेस करवा रहा है। अब बेसिक मेटाबॉलिक प्रोसेस जैसे नॉर्मल फोटोसिंथेसिस हो गई, रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, ये सारी चीजें बेसिक मेटाबॉलिक रिएक्शंस में आ जाती हैं। तो इसमें जो भी मेटाबोलाइट्स की रिक्वायरमेंट होगी, मींस जो भी सबस्ट्रेट प्रोडक्ट होंगे, वो सब किस में आ जाएंगे, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में आ जाएंगे। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का कोई डायरेक्ट रोल नहीं होता प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में। मतलब कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी उसमें डायरेक्ट रोल नहीं होगा, इनडायरेक्टली वो फंक्शन कर सकते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बोलते हैं। अब बहुत सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ऐसे हैं जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए बहुत नेसेसरी होते हैं, लाइक रबर हो गया। रबर भी क्या है, एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। आप देखते हो कितनी ही चीजें रबर से बनी हुई है, तो ह्यूमन वेलफेयर के लिए बहुत नेसेसरी है। ड्रग्स हो गए, स्पाइसेस हो गए, हम अपने रोज वाले जो फूड इनटेक करते हैं, हम कुकिंग करते हैं, उसमें हम स्पाइसेस को यूज करते हैं। सन्स हो गए, पिगमेंट्स हो गए, ये सारी चीजें किसमें आ जाती हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में आ जाती हैं। अब कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को देख लेते हैं। जैसे पिगमेंट के अंदर कौन कौन आ जाता है, पिगमेंट के कुछ एग्जांपल्स हो गए, जैसे कैरोटेनॉइड हो गया, एंथोसियानिन्स हो गए। अल्कलॉइड के क्या क्या एग्जांपल्स हो गए, जैसे मॉर्फिन हो गया, कोडीन हो गया। टर्पेनॉइड्स के क्या क्या एग्जांपल हो गए, जैसे मोनोटर्पीन्स हो गया, डाइटर्पीन्स हो गया। असेंशियल ऑयल्स में जैसे लेमन ग्रास ऑयल हो गया। टॉक्सिन्स के क्या क्या एग्जांपल हो गए, जैसे एब्रेन, रिसेन। लेसिथिन के क्या क्या हो गए, जैसे कोनकेविनलिन ए। ड्रग्स के क्या क्या हो गए, जैसे बिनब्लास्टिन, करक्यूमिन ए।
पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस के लाइक रबर, गम, सेलुलोज। सो ये सब क्या है, ये सब है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ये आपको टेबल एनसीईआरटी की बुक में भी मिल जाएगी एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस आते हैं। लाइक क्वेश्चंस कैसे करके आ सकते हैं कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट कोई पिगमेंट का एग्जांपल बताओ, तो उसमें 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे एंड उसमें कैरोटेनॉइड दे दिया, उसके साथ साथ डाइटरपीन्स दे दिया, लामन ग्रास ऑयल दे दिया, रेसिन दे दिया, और पूछ लिया जाएगा कि इनमें से पिगमेंट कौन सा है, या फिर असेंशियल ऑयल पूछ सकते हैं, कोई भी टॉक्सिन पूछ सकते हैं। तो ऐसे करके यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। सो नेक्स्ट इज एसिड इंसॉल्युबल कंपाउंड्स। एसिड इंसॉल्युबल कंपाउंड्स कौन कौन से, अभी हम पहले पढ़ के आए थे कि एसिड इंसॉल्युबल कंपाउंड्स में लाइक प्रोटीन्स आ गया, न्यूक्लिक एसिड आ गया, पॉलीसेक्राइड्स आ गए, लिपिड्स आ गए। एसिड इंसॉल्युबल वही थे जिनका साइज 10,000 डाल्टन से ज्यादा था। तो बेसिक तो यही हो गए, अब हम इन्हीं को ही डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम कार्बोहाइड्रेट पे। जो कार्बोहाइड्रेट होता है, दिस इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। लाइक हम ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या हो गया, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है हमें। तो ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट ही तो है। तो कार्बोहाइड्रेट सीधे सीधे हम बोल सकते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। सो दिस इज द फर्स्ट रेस्पिरेटरी सब्सटेंस। हम रेस्पिरेशन होती है हमारी बॉडी में, ठीक है। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड किसका फॉर्मेशन होता है, एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। सो ग्लूकोज क्या हो गया, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है। सो फर्स्ट रेस्पिरेटरी सब्सटेंस ही क्या है, कार्बोहाइड्रेट। इतना समझ आया। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है कि केमिकली ऑल कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। सो जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं या तो वो एल्डिहाइड होते हैं या कीटोन्स होते हैं। एल्डिहाइड क्या होते हैं, एल्डिहाइड जिसमें लास्ट में CHO आ जाएगा। कीटोन्स क्या होते हैं, ROR आ जाएगा। ठीक है, समझ आया, समझ आया इतना। ठीक है, ये सब केमिस्ट्री में पढ़ के आते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स वगैरह। तो आई होप आप सबको पता होगा एल्डिहाइड एंड कीटोन्स क्या होते हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट पे। सो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सैकराइड यूनिट्स, carbohydrate are divided into 3 types, that is monosaccharide, oligosaccharide and polysaccharide। कि उन सैक्राइड का कितना नंबर है उसके बेसिस पे कार्बोहाइड्रेट को डिवाइड किया गया है। कितने में डिवाइड किया गया है, 3 में डिवाइड किया गया है। दैट इज मोनोसैक्राइड, ओलिगोसैक्राइड एंड पॉलीसैक्राइड। मोनोसैक्राइड जिसमें मोनो का मतलब ही होता है एक, तो एक सैक्राइड की यूनिट आ जाएगी। ओलिगोसैक्राइड मींस 2 to 10 यूनिट्स आ जाएंगी मोनोसैक्राइड की, एंड पॉलीसैक्राइड मींस 10 यूनिट से ज्यादा मोनोसैक्राइड्स आ जाएंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, पॉलीसैक्राइड्स आ जाएंगे। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं मोनोसैक्राइड्स में क्या क्या आ जाते हैं, जैसे ट्राइओसिस हो गया, टेट्रोसिस, पैंटोसिस, हेक्सोसिस, हैप्टोसिस। ओलिगोसैक्राइड्स पे क्या आ जाएंगे, डाइसैक्राइड्स आ जाएंगे। ठीक है। अब पॉलीसैक्राइड्स पे क्या आ जाएंगे, पॉलीसैक्राइड को भी फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज होमोपॉलीसैक्राइड एंड हेट्रोपॉलीसैक्राइड। होमो मीन्स सिमिलर, मीन्स ये जितने भी सैक्राइड्स हैं ये सेम है, मतलब सेम टाइप के सैक्राइड से बना हुआ है ये पॉलीसैक्राइड। तो वो क्या हो जाएंगे, होमोपॉलीसैक्राइड। लाइक सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, काइटिन, इंसुलिन, डेक्स्ट्रिन। एंड हेट्रोपॉलीसैक्राइड मींस, हेट्रो मींस डिफरेंस। सो सैक्राइड्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सैक्राइड से मिलकर पॉलीसैक्राइड बना हुआ है, तो उसको क्या बोलेंगे, हेट्रोपॉलीसैक्राइड बोलेंगे। Like chondroitin, hyaluronic acid, heparin, pectins, hemicellulose. So these all are heteropolysaccharide and these all are homopolysaccharide। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम सबसे पहले मोनोसैक्राइड पे। सो अभी मैंने डिस्कस किया था कि मोनोसैक्राइड क्या है। मोनोसैक्राइड आर सिंपल शुगर विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन सैक्राइड। ठीक है ना। तो सिंपल शुगर से बने हुए हैं जो फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते। आप केमिस्ट्री में पढ़ के आए होगे कि हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन क्या होती है। जब वाटर के एक मॉलिक्यूल का, मतलब एक H2O का जब फॉर्मेशन होता है रिएक्शन के टाइम, उसी को क्या बोलते हैं, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन बोलते हैं, या फिर वो हाइड्रोलाइज्ड हो गया।
ठीक है। अब देखो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, इसका जनरल फॉर्मूला होता है कि यहाँ पे जो x होगा वो इक्वल टू होगा y के, मतलब जितना नंबर कार्बन का होगा उतना ही नंबर ऑक्सीजन का होगा। ठीक है। अब जैसे मोनोसेक्राइड हो गई, अब ये मोनोसेक्राइड डी और एल फॉर्म दोनों में रहती है। डी एंड एल फॉर्म आप समझते हो। अब देखते हैं कि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी लीवर रोटेटरी फॉर्म है क्या। देखो अगर हमने कोई भी कंपाउंड है उसको जब हमने पोलराइज्ड लाइट से पास कराया, पोलराइज्ड लाइट मींस कि वो लाइट जो स्कैटर नहीं होती है, केवल एक ही डायरेक्शन में रहती है, तो जब हम उस पोलराइज्ड लाइट से पास कराएंगे तो जो कंपाउंड है वो राइट साइड या लेफ्ट साइड मूव कर रहा है, उसी को बोलेंगे कि ये कौन सी फॉर्म में है। अगर वो कंपाउंड पोलराइज्ड लाइट पास कराने पे राइट साइड मूव करता है, मींस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है, तो उसको क्या बोलेंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलेंगे। ठीक है। अब अगर वो कंपाउंड पोलराइज्ड लाइट पास कराने पे लेफ्ट साइड मूव कर रहा है, मींस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, लीवर रोटेटरी फॉर्म बोलेंगे। ठीक है। अब देखो क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट इज कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसमें कायरल कार्बन प्रेजेंट रहता है। अब बात आती है ये कायरल कार्बन क्या होता है। देखो कायरल कार्बन वो कार्बन होता है कि वो कार्बन अपने 4 डायरेक्शन में किसी भी एटम से अटैच रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट में क्या प्रेजेंट होता है, कायरल कार्बन प्रेजेंट होता है, एक्सेप्ट डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। अब हम उसके स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। देखो ये होगा स्ट्रक्चर, यहाँ पे देखो ये क्या है, कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन इस साइड भी किसी एटम से अटैच है, ऑक्सीजन से अटैच है, डबल बॉन्ड बना रहा है। इधर भी CH2OH से अटैच है, इधर भी CH2OH से अटैच, बट इधर कहीं से अटैच नहीं है। मतलब कार्बन अपने चारों डायरेक्शन में अटैच नहीं है, तो ये कायरल कार्बन नहीं हुआ, बट ये एक कार्बोहाइड्रेट है। तो आप याद रखना यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाता है कि सारे कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, कायरल कार्बन होता है, एक्सेप्ट डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, इसमें कायरल कार्बन एब्सेंट रहेगा। ठीक है। अब बाकी के जितने भी हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसमें कायरल कार्बन प्रेजेंट रहेगा, जैसे यहाँ पे ये कायरल कार्बन है। हम एग्जांपल ले रहे हैं ग्लिसरी एल्डिहाइड का, तो ये कार्बन हो गया, यहाँ पे भी ये OH से अटैच है, यहाँ पे भी H से अटैच है, इधर भी COH से अटैच है। अच्छा COH ये क्या हो गया, एल्डिहाइड हो गया। मैंने बताया था ना जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनमें एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप होगा। इधर भी ये CH2OH, तो अपने चारों साइड ये किसी ना किसी एटम मॉलिक्यूल से अटैच है, तो इसलिए ये कैसा हो गया, कार्बन, कायरल कार्बन हो गया। तो यहाँ पे कायरल कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, इतना समझ आया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो जितने भी ये सैक्राइड्स होते हैं इनके जो स्ट्रक्चर होते हैं ये 2 फॉर्म में रहते हैं, या तो ये रिंग फॉर्म में रहेंगे या ये स्ट्रेट चेन के फॉर्म में रहेंगे। अभी हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर देखा था, ये स्ट्रेट चेन की फॉर्म में है। तो सैक्राइड्स हैं वो रिंग स्ट्रक्चर में भी प्रेजेंट रह सकते हैं या फिर स्ट्रेट चेन में भी प्रेजेंट रह सकते हैं। 6 मेंबर जो रिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, पायरेनोस बोलते हैं, और जो 5 मेंबर्ड रिंग होती है उसको फ्यूरेनोस बोलते हैं। याद रखना 6 मेंबर्ड रिंग, 6 मेंबर रिंग मतलब कि उसमें 6 एटम्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है। 5 मेंबर रिंग मतलब उसमें 5 एटम्स प्रेजेंट होंगे। तो 6 मेंबर रिंग है तो उसको क्या बोलेंगे, पायरेनोस बोलेंगे। 5 मेंबर रिंग है तो उसको फ्यूरेनोस बोलेंगे। तो यही हमने देखा था कि ये जो रिंग स्ट्रक्चर है इसमें 5 मेंबर रिंग भी हो सकती है और 6 मेंबर रिंग भी हो सकती है। 5 मेंबर रिंग में 4 तो कार्बन होंगे और 1 क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। ठीक है। तो 5 हो गए ना, 4 + 1 4 कार्बन 1 ऑक्सीजन। 6 मेंबर रिंग में क्या होगा, 5 कार्बन होंगे 1 ऑक्सीजन होगा, तो ये भी 6 हो गए, 5 कार्बन + 1 ऑक्सीजन। ठीक है। अब हमने देखा था 5 मेंबर जो रिंग होती है वो फ्यूरेनोस, 6 मेंबर रिंग हो गई पायरेनोस। ठीक है। अब हमने ये स्ट्रक्चर बना लिया, ये हो गया इसका रिंग स्ट्रक्चर। जो हमने अभी पहले देखा था वो कौन सा स्ट्रक्चर था, वो था, जो हमने इससे पहले स्ट्रक्चर देखा था वो कैसा था, स्ट्रेट चेन थी। ठीक है। तो यहाँ पे देखो 4 कार्बन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और ये 1 ऑक्सीजन हो गया। यहाँ पे 5 कार्बन होने चाहिए, तो 1 2 3
4 एंड 5, और यहाँ पे 1 क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, समझ आया। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज कि ये जो मोनोसेक्राइड होते हैं इनका फॉर्मूला होता है CnH2nOn। ठीक है, अब एन पे हम कितना भी लगा सकते हैं, 2 3 4 5 6, उसके अकॉर्डिंग इनके नेम्स है। अब हमने एन की प्लेस पे क्या रख दिया, 3 रख दिया, मीन्स एन इक्वल टू क्या है, 3 है। तो क्या बन गया, ट्राइओसिस बन गया। अब देखो सी, एन की प्लेस पे क्या रख दिया, 3, तो C3H2n, 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, ओ एन, एन की प्लेस पे क्या रख दिया, 3, तो फॉर्मूला क्या बन गया, C3H6O3। ठीक है, C3H6O3 का एक एग्जाम्पल हो गया, जैसे डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन हो गया। अभी हम पढ़ के आए थे, जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है वो क्या है, एक्सेप्शन है, क्योंकि इसके पास क्या नहीं है, कायरल कार्बन नहीं है। उसके अलावा और एग्जाम्पल हो गया, जैसे ग्लिसरीएल्डिहाइड। टेट्रोसिस, टेट्रोसिस में क्या होगा, एन की वैल्यू क्या रहेगी, 4 रहेगी, तो C4H2 इंटू 4 8, C4H8O4। एग्जाम्पल क्या क्या आ गए, जैसे एरिथ्रोज आ गया, एरिथ्रोलोज आ गया। नेक्स्ट इज पेंटोसिस, पेंटोसिस में जो एन की वैल्यू होती है वो 5 होती है, तो C5H2 इंटू 5 10O5, तो C5H10O5। एग्जाम्पल क्या क्या होगा, जैसे जाइलोज हो गया, जाइलुलोज हो गया, डीऑक्सीराइबोज हो गया, राइबोज हो गया, राइब्यूलोज हो गया। नेक्स्ट इज हेक्सोसिस, हेक्सोसिस में क्या होगा, आन की वैल्यू कितनी रहेगी, 6 रहेगी, तो क्या हो गया फॉर्मूला इसका, C6H12O6। एग्जाम्पल क्या हो गए, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, मैनोज। नेक्स्ट इज हैप्टोसिस, हैप्टोसिस में एन की वैल्यू कितनी रहेगी, 7 रहेगी, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C7H14O7। एग्जाम्पल क्या ले लेते हैं, जैसे सेडेपो हैप्टोलोज हो गया। तो इतना समझ आ गया। तो हमने अभी क्या पढ़ा, ट्राइओसिस हो सकता है, ट्राइओसिस के क्या क्या एग्जांपल हो गए, जैसे हाइड्रोक्सी एसीटोन या फिर ग्लिसरीएल्डिहाइड। टेट्रोसिस की एग्जांपल एरिथ्रोसिस, एरिथ्रोलोज। पैंटोसिस के एग्जांपल जाइलोज, जाइलुलोज, डीऑक्सीराइबोज, राइबोज, राइबुलोज। हेक्सोसिस के ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, मैनोज। हैप्टोसिस के सैडो हैप्टोलोज। नेक्स्ट इज ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज क्या है, हमने पढ़ा था, क्या है ग्लूकोज, ग्लूकोज है हेक्सोसिस में आता है, मींस कि इसके पास एन की वैल्यू कितनी है, 6 है। ठीक है, so glucose is the most abundant organic compound on earth and more abundant in grapes, so also known as grape sugar। means कि जो ग्लूकोज होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, पूरी अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उसमें सबसे ज्यादा अमाउंट में ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। देखो हम में भी क्या है, हमारा एनर्जी सोर्स भी क्या है, ग्लूकोज है। अगर मैं प्लांट्स की बात करूं, प्लांट्स का भी एनर्जी सोर्स क्या है, ग्लूकोज है। सो मेनली अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही ग्लूकोज ही होता है। अब ये ग्रेप में बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, इसीलिए इस ग्लूकोज को ग्रेप शुगर भी बोलते हैं। समझ आए, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ग्लूकोज क्या है, मेन रेस्पिरेटरी सब्सटेंस है। अब मैं स्ट्रक्चर में दोनों टाइप्स देख लूंगी, स्ट्रेट स्ट्रक्चर भी बनाऊंगी और रिंग फॉर्म भी बनाऊंगी। अब देखो स्ट्रेट में मैंने देखा था कि इसमें कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 हो गए ना। ठीक है, ऑक्सीजन 1 2 2 3 4 5 6, हमने पढ़ा था ना कि जितना कार्बन का नंबर होगा उतना ही ऑक्सीजन का नंबर होगा। एच कितने होंगे, ठीक है 2n होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है ना, डबल है। तो ये हो गया स्ट्रक्चर किसका, ग्लूकोज का। अब इसकी रिंग फॉर्म भी देख लेते हैं। तो ये देखो कार्बन नंबर यहाँ पे 1 2 3 4 5 और ये कार्बन नंबर 6, तो 6 कार्बन हो गए। ठीक है, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, ये 6 ऑक्सीजन हो गए। हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 12 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12।
ठीक है, हो गए ना। तो ये क्या हो गया, इसका रिंग स्ट्रक्चर हो गया। अब देखो एक चीज याद रखना, यहाँ पे जब OH नीचे प्रेजेंट होती है तो वो कार्बन कैसा होता है, अल्फा होता है। अगर OH ऊपर प्रेजेंट है तो क्या होगा, बीटा होगा। तो ये सब क्या है, देखो ये भी क्या है, नीचे है OH तो अल्फा, ये भी अल्फा। बट यहाँ पे OH ऊपर है तो ये कैसा हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। ये भी अल्फा, ये भी अल्फा। ठीक है, समझ आ गया ना, इतनी बात समझ आई। अब देखो, जब हम इन मोनोसेक्राइड को पोलराइज लाइट से पास कराते हैं तो ये 2 डायरेक्शन में रोटेट होती है। मैंने अभी पहले भी डिस्कस किया था। अगर लेफ्ट साइड रोटेट हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे, लीवो रोटेटरी बोलेंगे। अगर राइट साइड मूव कर रही है, मतलब राइट साइड रोटेट हो रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलेंगे। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। जो ग्लूकोज होता है वो पोलराइज लाइट को राइट साइड रोटेट कराता है, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे कि कैसी फॉर्म है ये, डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म है या फिर डी फॉर्म है उसकी। अब इसको डेक्स्ट्रोज भी बोल सकते हैं इसीलिए। अब ग्लूकोज कंप्लीट हो गया, अब हम देखते हैं फ्रक्टोज। जो फ्रक्टोज होता है वो स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट होता है। अगर आपको बहुत ज्यादा मीठा खाना पसंद है तो आप फ्रक्टोज ले सकते हो। फ्रक्टोज आप थोड़ा सा डालोगे और बहुत मीठा हो जाएगा। स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट होता है। नेक्स्ट इज, अगर हम पोलराइज लाइट से इसको पास कराएं तो ये कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा, एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, मींस लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेगा। इसीलिए हम इसको कैसी फॉर्म बोलेंगे कि ये लीवो रोटेटरी फॉर्म है फ्रक्टोज। ठीक है ना। अब इसके स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। ये हो गया स्ट्रेट, ये हो गया रिंग। स्ट्रेट में देख लो, CH2OH, C डबल बॉन्ड O बनाएगा। ठीक है, CHOH। ठीक है, COH COH, इधर क्या आ गया, CH2OH आ गया। ये इसकी क्या हो गई, रिंग स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, यहाँ पे कैसा होगा, ये अल्फा डी फ्रक्टोज होगा, क्योंकि सारे OH यहाँ पे कैसे हैं, नीचे हैं। बट ये क्या होगा, बीटा यहाँ पे। ठीक है ना, समझ आया। नेक्स्ट इज गैलेक्टोज। सो गैलेक्टोज इज मोस्ट अबंडेंट इन ब्रेन एंड नर्वस टिश्यू, मींस कि सबसे ज्यादा अमाउंट में ये नर्वस टिश्यू ब्रेन में प्रेजेंट होंगे, इसीलिए गैलेक्टोज को हम ब्रेन शुगर भी बोलते हैं। अब ये जो गैलेक्टोज है ये रेयरली रहता है फ्री फॉर्म में, मींस ये फ्री फॉर्म में प्रेजेंट नहीं रहेगा, ये किसी ना किसी के साथ अटैच रहेगा, तो ये एक कंपाउंड बनाएगा। अब जैसे ये हेमिसेलुलोज में प्रेजेंट रहता है, लैक्टोज में प्रेजेंट रहता है, पैसेटिन में प्रेजेंट रहता है, ग्लाइकोलिपिड में प्रेजेंट रहता है। ये हो गया इसका रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट इज मैनोज। मैनोज भी फ्री फॉर्म में बहुत रेयरली प्रेजेंट रहता है। ये भी किसी ना किसी कंपाउंड के साथ एक कंपोनेंट की फॉर्म में प्रेजेंट है, मतलब ये किसी ना किसी के साथ अटैच रहेगा। लाइक हेमिसेलुलोज, हेमिसेलुलोज में मैंने एग्जांपल ले लिया, लाइक वुड। ये हो गया उसका रिंग स्ट्रक्चर। नेक्स्ट इज राइबोस। राइबोस इज 5 कार्बन कंपाउंड, मींस इसमें 5 कार्बन प्रेजेंट होंगे, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है ना। अब देखो एल्डोज मतलब क्या होगा, इसमें एल्डिहाइड प्रेजेंट है, देख लो, COH COH। ठीक है, ये इसका रिंग स्ट्रक्चर हो गया। नेक्स्ट इज डीऑक्सीराइबोस। डीऑक्सीराइबोस का ये रिंग स्ट्रक्चर हो गया। अब ये डीऑक्सीराइबोस कहाँ पे मिलेगा, ये RNA में मिलेगा, ATP में मिलेगा। नेक्स्ट इज मोनोसेक्राइड्स। अभी हमने देख लिया कि कौन कौन से मोनोसेक्राइड है, उनके क्या स्ट्रक्चर्स हैं, उनको क्या बोलते हैं, सारी चीजें हमने कंप्लीट कर ली। अब हम इसको टेस्ट कैसे करेंगे कि रियलिटी में ये मोनोसेक्राइड्स हैं भी या नहीं। तो हम उसके लिए एक टेस्ट करते हैं जिसको बोलते हैं फैलिंग टेस्ट और बेनेडिक्ट टेस्ट। ये एक ही होता है, या तो मैं उसको फैलिंग टेस्ट बोल दूं या उसको बेनेडिक्ट टेस्ट बोल दूं। अब इस टेस्ट में मुझे एक रिएजेंट चाहिए होता है, मतलब एक सॉल्यूशन चाहिए होता है, केमिकल चाहिए होता है, जो है फैलिंग रिएजेंट और बेनेडिक्ट रिएजेंट। अब ये वर्क कैसे करेगा, देखो, जो बेनेडिक्ट रिएजेंट होता है वो ब्लू कलर का होता है, उसमें क्यूप्रिक आयन होते हैं, मींस Cu2 पॉजिटिव होता है। अब इसकी मैं रिएक्शन कराऊंगी सैंपल के साथ, मतलब मैंने क्या ले लिया, सपोज
ग्लूकोज ले लिया, ग्लूकोज क्या है, मोनोसेक्राइड है। उस मोनोसेक्राइड में मैं ग्लूकोज में मैं क्या ऐड कर दूंगी, यही बेनेडिक्ट रिएजेंट ऐड कर दूंगी। बेनेडिक्ट रिएजेंट में मैंने अभी क्या बताया था, क्यूप्रिक आयंस होते हैं। जब सैंपल और क्यूप्रिक आयन आपस में रिएक्ट करेंगे, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन हमें पता है ना। अब रिडक्शन के टाइम क्या होगा, Cu2 पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cu पॉजिटिव में, मतलब क्यूप्रिक आयन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्यूप्रस आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। जब क्यूप्रस आयन बनाएगा तो वो कैसा कलर देगा, रेड कलर देगा। तो सपोज हमने ग्लूकोज लिया था, ग्लूकोज को हमने बेनेडिक्ट रिएजेंट में डाल दिया। अब उस बेनेडिक्ट रिएजेंट का कलर था वो ब्लू था, ठीक है। जब हमने उन दोनों को मिक्स किया, रिएक्शन हुई, रिएक्शन होके कैसा कलर आया, रेड कलर आया। इट मींस कि ग्लूकोज क्या है, एक मोनोसेक्राइड है। इतने में कोई प्रॉब्लम, आगे बढ़े। अब देखो, जितनी भी मोनोसेक्राइड्स होती हैं वो रिड्यूसिंग शुगर्स होती हैं। क्योंकि रिड्यूसिंग शुगर्स क्यों बोलेंगे, क्योंकि उसमें क्या होता है, फ्री फंक्शनल ग्रुप होता है। फंक्शनल ग्रुप जैसे एल्डोस या कीटोन, मतलब एल्डिहाइड हो सकता है या कीटोन हो सकता है। अब एल्डिहाइड और कीटोन है वो फ्री फॉर्म में है, तो इसका मतलब आपके कोई भी कंपाउंड आएगा तो जो फ्री फॉर्म है एल्डिहाइड और कीटोन की, वो क्या करेगी, उसके साथ रिएक्ट कर लेगी। जैसे CHO था, CHO फ्री है अभी, ठीक है। अब CHO कोई और कंपाउंड आया, उस CHO ने क्या किया, उसके साथ रिएक्शन कर ली। या फिर कीटोन था, ROR था, ठीक है। अब उसने क्या किया, उसने रिएक्शन कर ली किसी और कंपाउंड के साथ। तो फ्री फंक्शनल ग्रुप अगर है तो इसका मतलब वो कैसी शुगर है, रिड्यूसिंग शुगर है। अगर फ्री फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो वो कैसी शुगर है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। मतलब जब फंक्शनल ग्रुप फ्री है ही नहीं तो वो रिड्यूस ही नहीं हो सकता, तो इसका मतलब नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है। बट जितने भी मोनोसेक्राइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। क्यों, क्योंकि उनके पास फ्री फंक्शनल ग्रुप होता है। मींस फ्री एल्डिहाइड ग्रुप भी हो सकता है या फिर फ्री कीटोन ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है ना। इतना समझ आया। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज ऑलिगोसैक्राइड्स। ऑलिगोसैक्राइड में हमने क्या देखा था कि 2 to 10 यूनिट्स किसकी होंगी, सैक्राइड की होंगी, तो उससे क्या बनता है, ऑलिगोसैक्राइड बनता है। अब ऑलिगोसैक्राइड आर दोस carbohydrate which on hydrolysis yield to 2 to 10 monosaccharide units mean monomers। ठीक है, हमने अभी यही डिस्कस किया था कि हाइड्रोलाइसिस करके क्या बनाएंगे, वो ऑलिगोसैक्राइड बनाएंगे। कितने मोनोसैक्राइड यूनिट से बने हैं, 2 to 10 मोनोसैक्राइड से बने हुए हैं। अब इन ऑलिगोसैक्राइड, मोनोसैक्राइड आर लिंक टुगेदर बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या होता है, सो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जिसमें शुगर किसी और मॉलिक्यूल से अटैच होती है। तो जब अटैच होती है तो किसका एलिमिनेशन होता है, एक वाटर के मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होता है। एलिमिनेट होके उस शुगर और उस दूसरे मॉलिक्यूल के बीच एक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। उसी बॉन्ड को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, अभी हम जब आगे रिएक्शंस देखेंगे तो उसमें और क्लियर हो जाएगा कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता क्या है। नेक्स्ट इज जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, अभी मैंने डिस्कस किया था कि वन मॉलिक्यूल क्या एलिमिनेट करेगा, वाटर एलिमिनेट करेगा, ठीक है, और क्या बन जाएगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन जाएगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस बोलते हैं। क्योंकि डिहाइड्रेशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो रहा है, इसलिए डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। ठीक है ना, समझ आया। अब नेक्स्ट इज जब शुगर, ठीक है, अब शुगर शुगर भी आपस में रिएक्ट कर सकते हैं, शुगर और कोई और मॉलिक्यूल भी आपस में रिएक्ट कर सकता है और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना सकता है। अब ये जो शुगर रिएक्ट कर रहे हैं ये कहीं से भी रिएक्ट नहीं कर जाएंगे। पहला जो कंपाउंड है उसका फर्स्ट कार्बन, दूसरा जो कंपाउंड है उसका फोर्थ कार्बन आपस में बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है, इतना समझ आया। नेक्स्ट इज कि वैसे नॉर्मली क्या रहता है कि 1 और 4 कार्बन के बीच में रिएक्शन होती है, बट इन द केस ऑफ फ्रक्टोज द डायरेक्शन ऑफ लिंकेज विल बी 1 and 2। सो फर्स्ट कार्बन पहले कंपाउंड का, सेकंड कार्बन दूसरे कंपाउंड का, तो वो क्या बनाते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाते हैं। जैसे सुक्रोज, सुक्रोज का एग्जांपल ले लो, फ्रक्टोज से बना है, फ्रक्टोज का
पहले फ्रक्टोज का फर्स्ट कार्बन एंड सेकंड फ्रक्टोज का सेकंड कार्बन, ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना रहा है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ ओलिगोसैक्राइड। टाइप्स ऑफ ओलिगोसैक्राइड में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डाइसैक्राइड। सो डाइसैक्राइड जो होते हैं वो किसके बने होते हैं? टू मोनोसैक्राइड यूनिट। डाई का मीन्स ही होता है टू। सो किसके बने हुए हैं? टू मोनोसैक्राइड यूनिट्स के बने हुए हैं। एग्जाम्पल माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, ट्रेहेलोज, सो दे ऑल आर डाइसैक्राइड्स, ठीक है। अब देखो जितने भी डाइसैक्राइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? वाटर सॉल्यूबल होते हैं, मींस वो पानी में घुल सकते हैं, एंड स्वीट इन टेस्ट, सो दे आर आल्सो नोन एज शुगर्स। क्लियर? कैसे होंगे? स्वीट इन टेस्ट होंगे एंड वाटर सॉल्यूबल होंगे। अब हम यहाँ पे रिएक्शन देखते हैं कि कैसे ये डाइसैक्राइड्स फॉर्म होते हैं। सपोज मैंने जो कंपाउंड लिया है वो लिया है ग्लूकोज। सो मैंने क्या किया? दो ग्लूकोज की क्या करा दी? रिएक्शन करा दी। ये हो गया फर्स्ट ग्लूकोज, ये हो गया सेकंड ग्लूकोज। अब देखो मैंने क्या बताया था? फर्स्ट और फोर्थ कार्बन के बीच क्या होगी? लिंकेज होगी। तो ये क्या हो गया? फर्स्ट कार्बन हो गया। हम ऑक्सीजन के हमेशा नेक्स्ट वाले कार्बन से शुरू करते हैं काउंटिंग। तो ऑक्सीजन के जस्ट बाद क्या हो गया? ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, ठीक है। अब इसका कौन सा कार्बन हो गया? फर्स्ट कार्बन। इसका कौन सा कार्बन हो गया? फोर्थ कार्बन। तो मैंने अभी क्या बताया था कि फर्स्ट और फोर्थ के बीच में लिंकेज होगी, तो वही हो रही है। अब देखो फर्स्ट कार्बन में क्या है? ये OH है, ठीक है, यहाँ भी OH है। तो यहाँ का OH और यहाँ का H आपस में क्या करेंगे? मतलब ये सब रिएक्शन करेंगे एंड क्या एलिमिनेट होगा? H2O क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा। जब H2O एलिमिनेट होगा, ठीक है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन हुई, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन हुई, उन सब में क्या हो गया? वाटर एलिमिनेट हो गया और इनके बीच एक बॉन्ड बन गया। इसी को ही क्या बोलेंगे? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलेंगे। क्लियर? इतने में कोई डाउट? जब दो ग्लूकोज को मिलाया, मतलब दो ग्लूकोज की रिएक्शन कराई, तो हमें क्या फॉर्म होगा? माल्टोज का फॉर्मेशन होगा, जिसका फॉर्मूला है C12H12O11। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैंने यही बताया था, जब दो मोनोसेक्राइड को मिलाते हैं तो क्या बनता है? डाइसेक्राइड बनता है एंड वाटर का एलिमिनेशन होता है। क्या होता है? वाटर का एलिमिनेशन। क्लियर? अब आते हैं माल्टोस। अभी हमने माल्टोस का देख ही लिया था रिएक्शन कैसे हो रही है, बट कुछ और चीजें देख लेते हैं। लाइक माल्टोस को माल्ट शुगर बोलते हैं, उसका कॉमन नेम है माल्ट शुगर। इट इज इंटरमीडिएट इन स्टार्च डाइजेशन, मीन्स कि जब स्टार्च का डाइजेशन होता है तो क्या बनता है? माल्टोस बनता है। माल्टोस इज मोर अबंडेंट इन जर्मिनेटिंग स्टार्ची सीड्स, मीन्स कि जितने भी स्टार्ची सीड्स होते हैं जब वो जर्मिनेट हो रहे होते हैं, मतलब वो सीड जिसमें स्टार्च का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है, जब वो जर्मिनेट हो रहे होते हैं तो उसमें माल्टोस का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है। अब नेक्स्ट इज लैक्टोस। माल्टोस का हमने देखो फॉर्मूला देख ही लिया, क्या है? C12H12O11। रिएक्शन किस किस से हो रही है? जब दो ग्लूकोज मिल रहे हैं तो किसका फॉर्मेशन हो रहा है? माल्टोस का फॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट इज लैक्टोस। लैक्टोस को क्या बोलते हैं? मिल्क शुगर बोलते हैं। और लैक्टोस लीस्ट स्वीट शुगर होती है, मतलब बहुत कम अमाउंट में ये शुगरी होती है। अब ये लैक्टोस का फॉर्मेशन होता कैसे है? हमें ये तो पता है डाइसैक्राइड में क्या होगा? दो मोनोसैक्राइड की रिएक्शन होगी। अब वो दो मोनोसैक्राइड कुछ भी हो सकते हैं, जैसे माल्टोस के केस में वो मोनोसैक्राइड क्या थे? ग्लूकोज ग्लूकोज थे। बट लैक्टोस के केस में क्या होगा? एक ग्लूकोज का कंपाउंड होगा, एक गैलेक्टोज का कंपाउंड होगा, और क्या बनेगा? लैक्टोज बनेगा। कैसे बनेगा? इन दोनों के बीच कौन सी रिएक्शन होगी? हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन होगी। हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन में क्या होगा? वाटर का एलिमिनेशन होगा और क्या बन जाएगा? ग्लूकोज और गैलेक्टोज के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, जिसको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलेंगे, और वो क्या कहलाएगा? लैक्टोज कहलाएगा। ठीक है ना? समझ आया? नेक्स्ट इज सुक्रोज। सो जब प्लांट में शुगर का ट्रांसपोर्ट होता है
तो वो किस फॉर्म में होता है, सुक्रोज की फॉर्म में ही होता है। वो ग्लूकोज या फ्रक्टोज या मैनक्टोज नहीं बनाएगा, वो क्या बनाएगा, पहले सुक्रोज बनाएगा, फिर सुक्रोज की फॉर्म ही क्या होगी, ट्रांसपोर्ट होगी प्लांट में। सो सुक्रोज इज नोन एज इनवर्ट शुगर। क्लियर। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखो किससे बना है ये सुक्रोज, one molecule of glucose and one molecule of fructose. So glucose and fructose के बीच कौन सी रिएक्शन है, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन हुई, वाटर का एलिमिनेशन हुआ एंड क्या बन गया, सुक्रोज बन गया। सो ये क्या हो गया, ग्लूकोज हो गया। देखो ग्लूकोज में यहाँ पे क्या होगा, OH होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, फ्रक्टोज में H होगा। इन दोनों ने क्या किया, सॉरी यहाँ भी क्या होगा, OH होगा। अब इसका H इसका OH ने क्या की, आपस में रिएक्शन की, वाटर का एलिमिनेशन हुआ और इन दोनों के बीच एक बॉन्ड बन गया, दैट इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है। अब ग्लूकोज में क्या था, एल्डोस था, मतलब एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप था। फ्रक्टोज में कौन सा फंक्शनल ग्रुप था, कीटोज फंक्शनल ग्रुप। अब देखो ग्लूकोज में क्या था, ग्लूकोज में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप था। फ्रक्टोज में कौन सा फंक्शनल ग्रुप था, कीटोज फंक्शनल ग्रुप था। मतलब फ्रक्टोज में CO था एंड ग्लूकोज में क्या था, CHO था। तो यहाँ पे C और यहाँ का H आया, यहाँ का O आया, ठीक है। इसने बॉन्ड बना लिया इसके CO के साथ, तो मतलब यहाँ पे अब क्या ये फंक्शनल ग्रुप फ्री फॉर्म में है, नहीं ना। तो ये कैसे हो गए, रिड्यूसिंग हुए हैं, नॉन रिड्यूसिंग हुए। मैंने अभी डिस्कस किया था कि रिड्यूसिंग शुगर्स वो शुगर होती हैं जिनके पास फ्री फंक्शनल ग्रुप होता है एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स वो होती हैं जिनके पास फ्री फंक्शनल ग्रुप नहीं होता। तो अब इनके पास फ्री फंक्शनल ग्रुप नहीं है, क्योंकि जो फंक्शनल ग्रुप था उन्होंने क्या बना लिया, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना लिया, इसलिए कैसी है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। क्लियर। क्लियर। अब एक समरी ले लेते हैं कि कौन कौन रिड्यूसिंग शुगर में आते हैं, कौन कौन नॉन रिड्यूसिंग शुगर में आते हैं, एंड ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। फर्स्ट इज माल्टोज। माल्टोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर बिकॉज दे हैव फ्री फंक्शनल ग्रुप, दैट इज फ्री कीटोन ग्रुप and free aldehyde group. Then lactose. Lactose is also reducing sugar. Sucrose. Sucrose is non-reducing sugar because they don't have free functional group. Trihalose. Trihalose is also non-reducing sugar. Clear? अब आगे बढ़ते हैं. Next is polysaccharide. So what is polysaccharide? जब large number of monosaccharide, ठीक है, मिलके क्या बना लेते हैं, पॉलीसेक्राइड बना लेते हैं। क्लियर। क्या बना लेते हैं, पॉलीसेक्राइड। अब ये जो पॉलीसेक्राइड होते हैं ये वाटर इनसॉल्यूबल होते हैं। अभी तक हम जितने भी देखते आ रहे थे वो कैसे थे, वाटर सॉल्यूबल थे एंड वो स्वीट इन टेस्ट थे। ये ना ही वाटर इनसॉल्यूबल है, मींस वाटर इनसॉल्यूबल है, और ना ही ये स्वीट है टेस्ट में। तो ये इनसॉल्यूबल इन वाटर एंड डू नॉट टेस्ट स्वीट। समझ आया इतना। नेक्स्ट इज, अगर हम इनके फंक्शंस की बात करें तो इनके न्यूट्रिटिव और स्ट्रक्चर के बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया गया है। इनको क्लासिफाई किया है न्यूट्रिटिव पॉलीसेक्राइड एंड स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड। अगर न्यूट्रिटिव पॉलीसेक्राइड की बात करूं तो वो एक स्टोर्ड फूड की फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। जैसे अगर प्लांट की बात करें, प्लांट ने क्या बनाया, प्लांट का फूड क्या है, ग्लूकोज है, बट ग्लूकोज वो सारा कंज्यूम नहीं कर लेते हैं। जो ग्लूकोज होता है वो किसकी फॉर्म में स्टोर रहता है, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर रहता है। किसमें, प्लांट्स में। अगर मैं एनिमल की बात करूं, एनिमल सेल की बात करूं, तो एनिमल सेल में ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर रहता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर रहता है। नेक्स्ट इज structural polysaccharide. Structural polysaccharide are those polysaccharide which are used in structure formation. Means कि अगर कोई स्ट्रक्चर बनाना है, लाइक सेल वॉल बनानी है या कोई और ऑर्गेनेली बनाना है, उसके स्ट्रक्चर को बनाने के लिए अगर हमें पॉलीसैकेराइड की रिक्वायरमेंट है उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड बोलेंगे। लाइक सेलुलोज। सेलुलोज ठीक है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। काइटिन ये क्या बना होता है, ये एक्सोस्केलेटल होता है। जैसे अगर मैं आर्थ्रोपोड्स की बात करूं, लाइक कॉकरोच की अगर मैं बात करूं, कॉकरोच का जो एक्सोस्केलेटल है वो किसका बना होगा, काइटिन का बना होगा। समझ आया इतना। अब स्ट्रक्चर पॉलीसेक्राइड को फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज होमोपॉलीसेक्राइड एंड हेटेरोपॉलीसेक्राइड।
अब मैंने जैसे पहले अभी डिस्कस किया था कि अगर सारे सेम मोनोसेक्राइड से पॉलीसेक्राइड बना हुआ है तो उसको क्या बोलूंगी, होमोपॉलीसेक्राइड बोलूंगी। बट अगर डिफरेंट डिफरेंट मोनोसेक्राइड से बना हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे, हेट्रोपॉलीसेक्राइड बोलेंगे। नेक्स्ट, अब हम वन बाय वन सबको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं होमोपॉलीसेक्राइड। होमोपॉलीसेक्राइड अभी मैंने बताया था सेम मोनोमर से बने हुए हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज सेलुलोज। सेलुलोज कैसी होती है, सेलुलोज अनब्रांच्ड होती है, मींस उसमें कोई ब्रांचेस प्रेजेंट नहीं होंगे, मतलब सीधा सीधा एक कंपाउंड लिंक होगा दूसरे कंपाउंड से, दूसरा कंपाउंड लिंक होगा तीसरे से, तीसरा चौथे से, ऐसे करके चलता हुआ जाएगा। ठीक है, कितने मोनोमर से अटैच रहेगा, 6000 टू 60000 मोनोमर से। एंड वो मोनोमर क्या होंगे, बीटा डी ग्लूकोज यूनिट होंगे। इंपॉर्टेंट, अगर क्वेश्चन आता है कि सेलुलोज का मोनोमर क्या है तो आप क्या बताओगे, बीटा डी ग्लूकोज यूनिट। अगर बताओगे कितने मोनोमर यूनिट है तो क्या आ जाएगा, 6000 टू 60000 मोनोमर यूनिट। अब ये लिंकेज किस किस के बीच बनाएंगे, तो फर्स्ट कार्बन और फोर्थ कार्बन के बीच में लिंकेज, तो फर्स्ट फोर ऐसे ऐसे करके चेन बन जाएगी। ठीक है, बट कोई ब्रांचेस नहीं है ना, तो इसलिए कैसे है, अनब्रांच्ड है। क्लियर। अभी मैंने डिस्कस किया था कि जो सेलुलोज होता है वो प्लांट सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। अगर वुड की बात करूं, वुड में 50% सेलुलोज होता है, वेयर एज कॉटन में 90% सेलुलोज प्रेजेंट होता है। क्लियर। ठीक है, ये रेयन फाइबर को प्रोड्यूस करने में भी सेलुलोज का बहुत इंपॉर्टेंट, जो सेलुलोज होता है उससे रेयन फाइबर बना जाता है। जो बोलते हैं ना आर्टिफिशियल सिल्क की साड़ी है, आर्टिफिशियल सिल्क का सूट है, तो वो जो आर्टिफिशियल सिल्क है वही क्या है, रेयन है। और वो रेयन किसकी बनी हुई है, वो सेलुलोज की बनी हुई है। क्लियर, किसकी बनी हुई है, सेलुलोज की बनी हुई है। एंड सेलुलोज इज होमोपॉलीसेक्राइड। नेक्स्ट इज स्टार्च। स्टार्च, स्टार्च प्लांट्स में स्टोर्ड फूड फॉर्म होती है। मैंने अभी पहले भी डिस्कस किया था कि जो प्लांट्स हैं वो ग्लूकोज को किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, स्टार्च की फॉर्म में ही स्टोर करते हैं। अब स्टार्च का मोनोमर क्या है, स्टार्च का मोनोमर है अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट। ठीक है, समझ आया। अब स्टार्च का एक टेस्ट होता है, बहुत कॉमन टेस्ट है, सबको पता होता है कि अगर हम आयोडीन सॉल्यूशन के साथ स्टार्च को रिएक्ट कराते हैं तो वो कैसा कलर देता है, ब्लू कलर देता है। अब देखो, स्टार्च टू टाइप की चेन बनाते हैं। फर्स्ट बनाते हैं अमाइलेज चेन, सेकंड बनाते हैं अमाइलोपैक्टिन। जो अमाइलेज चेन होती है वो कितनी प्रेजेंट होती है, अप्रोक्सीमेटली 20% प्रेजेंट होती है। वेयर एज जो अमाइलोपैक्टिन चेन है वो बॉडी में 80% प्रेजेंट रहती है। ठीक है, इतना समझ आया। अब ये जो अमाइलेज चेन है ये कैसी है, अनब्रांच चेन है, मींस कोई भी ब्रांचेस में प्रेजेंट नहीं होगी, सीधा सीधा 1 कार्बन की लिंकेज होगी 4 कार्बन से, तो 1 4 1 4 1 4 ऐसे करके चलता हुआ जाएगा। अब देखो, इसमें जो डी ग्लूकोज मतलब बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स हैं वो क्या है, लास्ट नंबर में है। ठीक है, और लिंकेज मैंने अभी बताई दी कैसे है, 1 4 1 4, तो कुछ ऐसे करके बनेगा। अब बताओ यहाँ पे कोई ब्रांच प्रेजेंट है, नहीं है ना, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा अमाइलेज। ठीक है, समझ आया। अब अगर मैं अमाइलोपैक्टिन की बात करूं, अमाइलोपैक्टिन कैसे होते हैं, ब्रांच चेन बनाते हैं, मतलब ये ब्रांचेस की फॉर्म में मिलेंगे। अब इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट प्रेजेंट रहती है। अब जो यहाँ पे लिंकेज देखने को मिलेगी वो दो टाइप की लिंकेज देखने को मिलेगी। एक तो देखने को मिलेगी 1 कार्बन एंड 4 कार्बन के बीच, एक लिंकेज देखने को मिलेगी 1 एंड 6 कार्बन के बीच। अब देखते हैं कैसे देखने को मिलेगी। देखो, पहला जो कंपाउंड हो गया, ठीक है, उसका फर्स्ट कार्बन अटैच हुआ फोर्थ कार्बन से, जैसे यहाँ पे चल रहा था सीधे सीधे ऐसे चलता चला जाएगा। बट अब यहाँ पे क्या हुआ, ब्रांचेस बनी। ब्रांचेस जब बनी तो वो किस किस के बीच बनी, यहाँ का जो कौन सा कार्बन था, फर्स्ट कार्बन था, उसने बनाया यहाँ के 6th कार्बन के साथ लिंकेज। ठीक है, सेम ऐसे यहाँ भी हो सकता है, यहाँ का फर्स्ट कार्बन और यहाँ का 6th कार्बन के बीच क्या बन गई, लिंकेज बन गई। तो ऐसे करके क्या बन जाती है, ब्रांचेस बन जाती हैं। अब हम कलर के बेसिस पे भी इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इनका टेस्ट कर रहा हूँ आयोडीन के साथ तो ये कैसा कलर देगा, ब्लू ब्लैक कलर देगा। बट वहीं अगर मैं इसका
आयोडीन के साथ टेस्ट कराऊं तो ये कैसा कलर देगा, रेडिश वॉयलेट कलर देगा। इतना समझ आया? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, एनिमल सेल में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, स्टोर फॉर्म है, मतलब जो ग्लूकोज है वो किस फॉर्म में स्टोर रहेगा, ग्लाइकोजन की फॉर्म में ही स्टोर रहेगा। अब ये स्टोर भी कहाँ पे रहेगा, ये मेनली लिवर और मसल्स में स्टोर रहेगा। ठीक है ना। अब जो ग्लाइकोजन है वो हाईली ब्रांच होता है, जैसे अभी मैंने स्टार्च में देखा था ना, जैसे यहाँ पे ब्रांचेस बन रही थी, ऐसे ही कहाँ पे बनेंगी, यहाँ पे ब्रांचेस देखने को मिलेंगी। अब ये भी किसका बना होता है, ये बना होता है अल्फा डी ग्लूकोज का। तो अगर पूछी जाए कि ग्लाइकोजन की यूनिट क्या है, तो आप क्या बताओगे, अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, कितने अल्फा डी ग्लूकोज से बना हुआ है, लगभग 6 लाख अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट से बना होता है। अब जो यहाँ पे लिंकेज देखने को मिलेगी वो स्टार्च की तरह 1 और 4 के बीच में, 1 और 6 के बीच में। ठीक है, और कैसा बॉन्ड बनाएंगे, वही ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है ना, इतना समझ आया। अब जो ब्रांचेस देखने को मिलेगी वो हर 8 to 12 ग्लूकोज यूनिट के बाद देखने को मिलेगी। जैसे 8 to 12 ग्लूकोज ने कैसे बनाई, 1-4 की लिंकेज बनाई। अब उन 12 ग्लूकोज के बाद क्या देखने को मिलेगा, या 8 to 12 ग्लूकोज के बाद ब्रांच देखने को मिलेगी, और वो जो ब्रांच देखने को मिलेगी वो किसके बीच देखने को मिलेगी, फर्स्ट कार्बन एंड 6th कार्बन के बीच। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो यहाँ तो सीधा सीधा चला आ रहा है, 1 और 4 के बीच में लिंकेज है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये वाला था 6th कार्बन और इसका क्या था, फर्स्ट कार्बन। ये फर्स्ट हो गया, फर्स्ट और 6th ने क्या बनाई, लिंकेज बनाई। ठीक है, और क्या बन गई, ब्रांच बन गई। ठीक है ना, समझ आया। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये भी अगर हम आयोडीन के साथ इसका टेस्ट कराएं तो ये कैसा कलर देगा, ब्राइट रेड कलर देगा। नेक्स्ट इज काइटिन। काइटिन का जो पॉलीमर होता है वो होता है एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामाइन। सो अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द यूनिट या फिर व्हाट इज द पॉलीमर ऑफ काइटिन, सो आप क्या बताएंगे, एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामाइन। क्लियर। मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि ये जो काइटिन होता है ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, क्योंकि ये आर्थ्रोपोड्स और फंजाई की सेल वॉल को बनाता है। ठीक है, आर्थ्रोपोड्स में क्या बनाएगा, उसका एक्सोस्केलेटन बनाएगा, फंजाई में क्या बनाएगा, उसकी सेल वॉल का फॉर्मेशन करेगा। इसीलिए ये फंजाई में प्रेजेंट है, इसलिए इसको फंगल सेलुलोज भी बोलते हैं। क्योंकि जैसे प्लांट में जो सेल वॉल बनी वो किसकी बनी, सेलुलोज की बनी। सेम ऐसे ही फंजाई में जो सेल वॉल बनती है वो किसकी बनती है, काइटिन की बनती है। इसीलिए ये सेलुलोज की तरह काम कर रहा है ये काइटिन, इसलिए इसको फंगल सेलुलोज भी बोल देते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट आते हैं इन्यूलिन पे। इन्यूलिन, इन्यूलिन इज अ लीनियर पॉलीमर ऑफ 25 to 35 फ्रक्टोज यूनिट। ठीक है, तो इसका यूनिट क्या हो गया, पॉलीमर क्या हो गया, फ्रक्टोज हो गया। ठीक है, लिंक कैसे रहेगा, मैंने अभी बताया था कि जितने भी हमारे कार्बोहाइड्रेट हैं वो कैसे लिंक रहते हैं, 1-4-1-4 की लिंकेज बनाते हैं, एक्सेप्ट फ्रक्टोज। फ्रक्टोज कैसे बनाएगा, 1-2 की लिंकेज बनाता है। ठीक है, जो इन्यूलिन होता है, जो डहलिया, आर्टिको, इन सब की जो रूट्स होती हैं वहां पे प्रेजेंट होता है, एंड ये एक स्मॉलेस्ट स्टोरेज पॉलीसेक्राइड है। क्लियर। आगे बढ़े। नेक्स्ट इज डेक्स्ट्रिन। Dextrin is intermediate substance obtained by the digestion of glycogen and starch. देखो, जब ग्लाइकोजन और स्टार्च का डाइजेशन होता है तो उसी का ही क्या होता है, एक सब्सटेंस हमें फॉर्म होता है। मतलब जब डाइजेशन हो रहा होता है तो हमें एक सब्सटेंस मिलता है, दैट इज डेक्स्ट्रिन। ठीक है, नेक्स्ट इज जब हम डेक्स्ट्रिन का हाइड्रोलिसिस कराते हैं, हाइड्रोलिसिस आपको पता है ना, हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। ठीक है, तो हमको क्या मिलता है, माल्टोज और ग्लूकोज मिलता है। सो इसका मतलब डेक्स्ट्रिन किसका बना है, माल्टोज और ग्लूकोज का बना हुआ है। तो जो पॉलीमर यूनिट है वो क्या हो गई, माल्टोज हो गई और ग्लूकोज हो गई। ठीक है ना, समझ आया। नेक्स्ट इज हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स। हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स का मतलब वो पॉलीसेक्राइड्स जो अलग अलग मोनोसेक्राइड्स के बने होते हैं। सो फर्स्ट इज हाइलोरोनिक एसिड। जो हाइलोरोनिक एसिड होता है वो
कनेक्टिव टिश्यू के एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में मिलता है। मींस जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ठीक है। अब कनेक्टिव टिश्यू में क्या है, अलग अलग टिश्यू है। अब उन टिश्यू के बीच में जो एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब होता है सेल के बाहर या अलग अलग सेल के बीच में जो भी मैट्रिक्स प्रेजेंट होगा, फ्लूइड प्रेजेंट होगा, उसको एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। सो कनेक्टिव टिश्यू के बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट है, ठीक है, दैट इज एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रेजेंट है, उसमें हमें क्या मिलेगा, हाइलुरोनिक एसिड मिलेगा। ठीक है, इतना समझ आया। अब ये कहाँ पे मिलता है, एनिमल सेल में मिलता है। नेक्स्ट इज कि इसका वर्क क्या है, इसका वर्क है कि ये एनिमल सीमेंटिंग कराता है। मींस जो टिश्यू है उनके बीच में प्रेजेंट है, तो बीच में प्रेजेंट है तो आपस में उनको क्या करवाएगा, कनेक्ट करवाएगा, मींस बाइंड करवाएगा उनको। तो एक तरह से सीमेंट का वर्क कर रहा है, इसलिए हम इसको जो हाइलुरोनिक एसिड है इसको हम एनिमल सीमेंट भी बोलते हैं। अब अगर मैं इसके पॉलीमर की बात करूं कि किसका बना है, यूनिट क्या है इसकी, तो वो होगी डी ग्लूक्यूरोनिक एसिड एंड एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामाइड। क्लियर, किसकी बनी हुई है, डी ग्लूकोरोनिक एसिड एंड एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामाइड। सो ये अल्टरनेट ऑर्डर में होंगे, मींस डी ग्लूकोरोनिक एसिड एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामाइड, देन फिर से डी ग्लूकोरोनिक एसिड एंड देन एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामाइड। सो क्लियर, समझ आया इतना, हाइलुरोनिक एसिड। नेक्स्ट इज कॉन्ड्रोइटिन, ये भी कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज हेपेरिन, ये हेपेरिन का काम होता है एंटी कोगुलेंट ऑफ ब्लड, मतलब ये ब्लड को कोगुलेट नहीं होगा, मींस ये ब्लड को जमने नहीं देगा, तो वो हो गया हेपेरिन। नेक्स्ट इज पैक्टिन्स, पैक्टिन्स ये कहाँ पे मिलेंगे, सेल वॉल में प्रेजेंट होते हैं। तो क्या करते हैं, जो सेलुलोज था, सेलुलोज के जो फाइबर्स थे उनको क्या करेंगे, बाइंड करवाएंगे। समझ आया। जो पैक्टिन के सॉल्ट होते हैं वो किसके बने होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम की जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनके बने होते हैं। तो ये करते क्या है, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के बने हुए हैं और ये एक मिडिल लैमेला बनाते हैं प्लांट के बीच की। तो ये प्लांट सेल को आपस में कनेक्ट करवाएंगे, बाइंड करवाएंगे, तो इसीलिए इनको हम प्लांट सीमेंट भी बोलते हैं। सो अगर क्वेश्चन आता है कि एनिमल सीमेंट की तरह कौन वर्क करता है, तो आप क्या बताओगे, हाइलुरोनिक एसिड। बट अगर पूछा जाए कि प्लांट सीमेंट की तरह कौन वर्क करता है, तो आप क्या बताओगे, पैक्टिन्स। क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज हेमिसेलुलोज, हेमिसेलुलोज भी कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। तो ये छोटे छोटे, इनके कोई स्ट्रक्चर्स नहीं है, नॉर्मली इनके फंक्शन है कि हेमिसेलुलोज का फंक्शन क्या है, पैक्टिन का फंक्शन क्या है, ठीक है, हाइलुरोनिक एसिड का फंक्शन क्या है। तो सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाता है कि इनका फंक्शन क्या होता है एंड कौन से टाइप का ये सेक्राइड है। क्लियर, तो यहाँ पे हमारा कार्बोहाइड्रेट खत्म हुआ। पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे कि लिपिड्स क्या होते हैं, व्हाट आर देयर टाइप्स एंड एग्जांपल एंड मैनी मोर। सो अगर आपको इतने में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। थैंक यू।